क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको लेसन 5 अर्थात अध्याय 5 शिशु विकास के प्रमुख पहलू इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसा कि इसके पहले भी आपको इस अध्याय के बारे में परिचय दिया जा चुका है, बताया जा चुका है कि शिशु विकास अर्थात बच्चे के विकास के प्रमुख पहलू क्या थे। जैसा कि आपको मालूम है कि शिशु का विकास माता के गर्भ से ही शुरू होता है। जब शिशु बालक अथवा बालिका मां के गर्भ में होता है अथवा होती है, वहीं से उसका सतत विकास शुरू हो जाता है। लगातार माता के गर्भ में ही विकास करते हुए शिशु एक ऐसा स्वरूप लेता है जिसके अंदर जीवन का प्रवेश होता है। पुनः वह जब जन्म लेता है तो शिशु के रूप में उसके सभी अंग सक्रिय रहते हैं। जन्म लेने के उपरांत भी उसका विकास सतत चलता रहता है। उसका शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो आपको फर्स्ट हेडिंग के रूप में उसके शारीरिक विकास के बारे में बताया जा रहा है। शिशु का शारीरिक विकास माता के गर्भ से शुरू होकर के जब तक वह शिशु अवस्था में होता है तब तक चलता है। उसके बाद भी शिशु अवस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि पूरा जीवन सतत प्रक्रिया चलती रहती है विकास की। इस तरह से शारीरिक विकास के अंतर्गत जन्म लेने के बाद बालक अथवा बालिका अथवा शिशु पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। उसके अंग सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे ओठ खिलाना, हाथ पैर चलाना शुरू हो जाता है। माता पिता के पालन पोषण के उपरांत वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से विकास करता है। आप देखते भी हैं कि जब शिशु पालने में खेलता है, मां की गोद में रहता है, तो उसकी अवस्था दूसरी होती है। उसके बाद धीरे धीरे शारीरिक विकास उसका बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वह अपने हाथ पांव ऊपर चलाना, इधर उधर फेंकना, शारीरिक रूप से मजबूती उसके अंदर है। और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी वह विकास करता है। चीजों को पहचानना शुरू कर देता है। कोई चीज उसके सामने लाई जाए तो हंसना शुरू कर देता है। कोई चीज उसे दिखाई जाए तो उसके प्रति उसकी लालच बढ़ती है, उसे पाने की उसे चेष्टा होती है। इस प्रकार शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। धीरे धीरे माता पिता के पालन पोषण की प्रक्रिया के तहत ही वह बालक बालिका शारीरिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। बालक अथवा बालिका मां के हाथों को पकड़कर खड़ा होना सीखते हैं। मां किसी चीज को ऊपर से दिखाती है, बालक अथवा बालिका पालने में सोया हुआ है, तो अपने हाथ को बढ़ाकर वह उसे पाने की चेष्टा करता है। अपने आंतरिक विचार को वह अपने हाव भाव से, अपने शारीरिक प्रक्रिया से व्यक्त करने का प्रयास भी करता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी मांसपेशियों में विकास होता है, उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है, शक्ति होती है, और धीरे धीरे वह इस अवस्था में हो जाता है कि वह अपने बल पर भी जमीन पर खड़ा हो जाता है, 2-4 कदम चलना शुरू कर देता है। इधर उधर की
फेंकी हुई चीजों को अपने हाथों से उठाना शुरू कर देता है, माँ के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। उसके शरीर के सभी अंगों का विकास धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, शरीर के अंग में वृद्धि होती है, उसके कद बढ़ते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है। इस प्रकार वह सतत विकास की ओर बढ़ता है। लेकिन उसमें माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेष रूप से माता, क्योंकि माता ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला के रूप में माँ ही शिशु को हर तरीके से उस लायक बनाती है कि वह अपने बल पर, अपनी शक्ति के बल पर कुछ कर सके। प्रथम उंगली माँ ही पकड़कर उस बच्चे को एक दो कदम चलना नहीं सिखाती। माँ ही उसे हंसना सिखाती, माँ ही उसके अंदर लालच का भाव प्रकट करती है, किसी चीज को दिखा। वह माँ के भाव को भी समझना शुरू कर देता है और माँ भी उस बच्चे के भाव को भी समझती है कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। इस प्रकार शारीरिक रूप से वृद्धि शिशु के शरीर में होती है तो वह कई चीजों में सक्षम होता है। भोजन के प्रति उसकी चेष्टा बढ़ती है, प्यास लगती है तो उस भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है, भूख लगती है तो रोता है। इस तरीके से अपने आंतरिक इच्छा को भी वो प्रकट करता है। और शरीर में जैसे जैसे विकास होता जाता है वह अपने चारों तरफ की चीजों के प्रति जागरूक होता है, हर चीजों के प्रति जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे टच करने का प्रयास करता है। दो चार कदम चलकर गिरेगा, उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, दौड़ना शुरू कर देता है और घर के सदस्यों को जिस रूप में भी हम उसे सिखाते हैं, माँ उसे सिखाती है, तो उस रूप में उसके प्रति अपना भाव प्रकट करता है, बोलना सीखे। पापा, मम्मा, बाबा, बुआ, दादी कहना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो शरीर के विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास दोनों शुरू हो जाता है और वह निश्चित रूप से हर स्तर से सक्षम होता है। प्रथम पाठशाला तो परिवार है। जब परिवार से आगे बढ़ेगा तो पड़ोस में जाएगा, पड़ोस के बालक बालिकाओं से मिलेगा, मित्रता का भाव भी उसके अंदर प्रकट होगा। इधर उधर खेलना, चोट खाना, गिरना, किसी दूसरे को गिराना आदि आदि भाव का विकास उसके अंदर होता है और वह धीरे धीरे उस लायक बनता है कि उसे पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी विद्यालय में उसे ले जाए। जब वह विद्यालय में जाना शुरू कर देता है तब भी वह उसके विकास की प्रक्रिया सब जारी रहती है। वह शिशु कक्षा में, नर्सरी कक्षा में प्रवेश किया तो उसका कद कुछ और होता है, उसके हाथ पैर की जो सक्रियता है वो कुछ और होती है और जब वह नर्सरी से आगे बढ़ा LKG में पहुंचा तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक विकास में वृद्धि होती चलती है। LKG से UKG में पहुंचा तो और कुछ हुआ। इस तरीके से नर्सरी, LKG, UKG आदि कक्षाओं में जैसे जैसे वह बढ़ता है उसी तरह से उसके शरीर का विकास भी होता है। कभी वह 2 किताब, 1 कॉपी, 2 किताब, 2 कॉपी अपने पीठ पर बस्ते के रूप में ले जाता है। जब उसके शरीर के अंदर विकास होता है, उसके अंदर बल की, शक्ति की प्राप्ति होती है तो उसके बस्ते में कॉपी किताब की संख्या भी बढ़ती है
और वह अपने कंधे पर पीठ पर लादकर स्कूल ले जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि शिशु के शारीरिक विकास तो होते होते उसके अंदर क्षमता आना शुरू हो जाता है, बल आना शुरू हो जाता है, शक्ति आ जाती है और वह सक्षम हो जाता है हर चीज, वह स्वयं अनुशासित भी हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है। इस प्रकार वह परिवार, पड़ोस, स्कूल तीनों की मदद से वह सतत विकास करते हुए एक बालक बालिका का स्वरूप लेता है और समाज के हर चीजों से वह परिचित होता है। इस तरह से शारीरिक विकास के अंतर्गत मानसिक विकास, बौद्धिक विकास साथ ही साथ चलते रहते हैं। उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं आप देखे भी होंगे कि उसके जब कद बढ़ते हैं तो उसके पैरों की लंबाई बढ़ेगी, हाथ की लंबाई बढ़ेगी, बाल बढ़ेंगे, चेहरा सुडौल होगा, बड़ा होगा और उसके अंदर के भाव भी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति के रूप में बढ़ते जाते और वह सतत विकास करते हुए मां और बाप के संरक्षण में, परिवार के संरक्षण में, टीचर के संरक्षण में आगे बढ़ता जाता है। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि जब शिशु का शारीरिक विकास उस लायक हो जाता है जब वह विद्यालय में जाकर अध्यापक के समक्ष पहुंचता है, हमारे समक्ष पहुंचता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? जैसा कि एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझना है कि अगर हम नर्सरी, LKG, UKG के शिशु को, बालक बालिका को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमारे अंदर भी वह भाव जागृत होना चाहिए कि हम शिशु को पढ़ा रहे हैं। शिशु का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर है क्या, उसे किस स्तर से हमें पढ़ाना है, उसे क्या क्या सीख देना है, यह पूर्ण रूप से अध्यापकों को ध्यान देना। जैसा कि एनपीटी क्लास में आपको टीचर की ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपको यह समझना आवश्यक है कि किस तरीके से आप शिशु को पढ़ाई के प्रति रुचि, उसके अंदर रुचि पैदा करेंगे, उसकी लाइकिंग बढ़े पढ़ाई के, कैसे, किस तरीके से वह होमवर्क करे, किस तरीके से वह क्लास वर्क करे, अक्षरों को बनाना कैसे सीखे, हाथ में कलम कैसे पकड़े, कॉपी किस तरीके से रखे, किताब किस तरीके से रखे, आज याद जानकारी हमको दे दें। जैसा कि कुछ बालक बालिका को अपने घर से ही मास के द्वारा ही सीख कर आते हैं, लेकिन विद्यालय में आप देखेंगे कुछ ऐसे बालक बालिकाएं आएंगे जिनके अंदर वह शक्ति नहीं होगी कि वह ये समझ जाए कि किताब को उल्टा रखें कि सीधा रखें, अपनी कॉपी सीधी रखें कि उल्टा रखें, कलम बाएं हाथ में पकड़े हैं कि दाएं हाथ में पकड़े। इस तरीके से हमारी जिम्मेदारी हो जाती है टीचर के रूप में कि हम उन्हें यह सिखाएं कि उन्हें कलम कैसे पकड़ना है, कॉपी कैसे रखना है, किताब किस तरह रखना है और लिखना कैसे, टीचर के सामने कैसे पेश होना और टीचर से कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना है और क्लास में अथवा विद्यालय में इधर उधर बालक बालिका जाएगा उस पर भी हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से उतना सुदृढ़ नहीं हो पाता है जितना कि हम सब, इसलिए उसे बार बार बताना पड़ता है कि आप नल पर जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो तो वहां आप किस तरह जाओगे जिससे कि आपके शरीर में चोट न पहुंचे, रास्ते में आप किस तरीके से अपने साथियों के साथ चलोगे कि आपस में आप कहीं चोट न खा जाए, आप क्लास में किस तरह अपने मित्रों के साथ बर्ताव करेंगे। तो धीरे धीरे
सारी चीजों को सीखते सीखते शारीरिक विकास के साथ साथ उस बालक बालिका का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, जिसमें माता पिता के बाद टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह शिष्य को उस लायक बनाए कि वह शिष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सक्षम हो। धीरे धीरे विकास करते हुए वह पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर कैपेसिटी हो जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि शिशु के विकास में टीचर की भूमिका भी अहम होती है माता पिता के बाद। माता पिता तो रेगुलर लगातार उसका संरक्षण करने में पूर्ण सहयोग करते हैं, लेकिन जब बालक बालिका विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी अर्थात अध्यापक की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि शिशु के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। टीचर भी उन्हें सिखाता है कि क्या तुम खाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर बल आएगा, शक्ति है। क्या वह शिशु खाता है अथवा पीता है तो उसे हानि हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो उसे रोग से ग्रसित कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे कमजोर कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें शक्ति प्रदान करेंगी, आदि आदि। तो टीचर भी ये सिखाता है, उसे वो बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करे। तो शिशु के विकास में शारीरिक विकास जो पहला हेडिंग है उसके अंतर्गत शारीरिक विकास के साथ साथ आपको बताएंगे मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। उसमें माता पिता और अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज आपको यहीं तक बताया जा रहा है। इसके बाद इसी के अंतर्गत अगले हेडिंग के रूप में बताया जाएगा कैसे कैसे शिशु आगे विकसित होता है, आगे विकास करता है। इस टॉपिक पर आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन तीनों प्रश्नों को आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखे, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, शिशु का विकास कहां से शुरू होता है? शिशु का विकास कहां से शुरू होता है और उसके शरीर के अंदर कैसा परिवर्तन होता है? उसके शरीर के अंदर कैसा परिवर्तन होता है? फिर क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, शिशु का शारीरिक विकास जब होता है तो उसके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? शिशु के शारीरिक विकास में उसके शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन अर्थात शारीरिक बनावट में होने वाले परिवर्तन। शिशु के शारीरिक विकास में उसके शारीरिक बनावट और शारीरिक विकास का परिवर्तन। तीसरे क्वेश्चन के रूप में, शिशु के विकास में माता पिता की क्या भूमिका? शिशु के विकास में माता पिता की क्या भूमिका? इस तरीके से अपने शब्दों में आप इसे व्यक्त करेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पुनः आपको अगली कक्षा में इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।